ईरान की धरती लगातार तीसरी रात भी धमाकों से कांपी है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि उसने कोई नया हमला नहीं किया। लेकिन ईरान के परमाणु बिजली घर, नेवल बेस और तटीय इलाकों पर रात भर बारूद बरसा है। सैटेलाइट तस्वीरें सटीक स्ट्राइक के सबूत दे रही हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर युद्ध की पूरी तैयारी जारी है। 2 दिन में 170 ठिकानों पर हमलों का रिकॉर्ड भी सामने आ चुका है। ऐसे में अगर अमेरिका नहीं तो फिर ईरान की धरती को दहलाने वाला अदृश्य हमलावर है कौन? क्या ये वॉशिंगटन की स्ट्राइक एंड पोस्ट जैसी कोई नई चाल है, या फिर इजराइल ने पर्दे के पीछे से ईरान के परमाणु मंसूबों को नेस्त नाबूद करने का अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है? दुनिया को चौंकाते हुए साफ कह दिया कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने ईरान के भीतर कोई हमला नहीं किया है। सबसे पहले चाबहार में विस्फोट की शुरुआती रिपोर्ट सामने आई। इसके बाद मेहर न्यूज एजेंसी ने बुशहर और उसके पास स्थित चौगादक में धमाकों की जानकारी दी। फिर कोनारक में भी कई विस्फोटों की खबर आई। कुछ ही देर बाद ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने पुष्टि की कि कोनारक का नेवल बेस दुश्मन के हमले का निशाना बना है। अब देखिए, ईरान में तीसरे दिन धमाके कहां-कहां रहस्यमयी तरीके से विस्फोट हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं बुशहर, जहां ईरान का परमाणु बिजली संयंत्र है, जो कि एकमात्र परमाणु बिजली संयंत्र है। ईरान ने यहां के सैन्य ठिकाने के पास एक अमेरिकी प्रोजेक्टाइल गिरने का दावा किया है। अब देखिए, ओमान की खाड़ी के किनारे बसे कोनारक को यहाँ ईरान का अहम नौसैनिक ठिकाना है। ईरान की सरकारी मीडिया एजेंसी IRNA के मुताबिक यहाँ की नौसैनिक सुविधाओं को दुश्मन के हमले में निशाना बनाया गया। बुशहर के पास मौजूद IRGC के चौगादक बेस पर लगातार 2 विस्फोट हुए। यहाँ एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय हुआ, लेकिन धमाकों की सही वजह अभी तक साफ नहीं है। और अब चाबहार, हिंद महासागर से जुड़ा ईरान का सबसे रणनीतिक बंदरगाह, यहाँ सबसे पहले विस्फोट की खबर सामने आई, जिसके बाद पूरे दक्षिणी ईरान में हमलों की सूचना फैलनी शुरू हो गई। अब सवाल यह है कि ईरान पर हुए इन हमलों के पीछे कौन है? पहली आशंका इजराइल के खुफिया ऑपरेशन की है। अगर अमेरिका हमले से इनकार कर रहा है तो सवाल उठता है, क्या ये मोसाद का कोई गुप्त ऑपरेशन हो सकता है? क्या बुशहर के स्पेंट फ्यूल को निशाना बनाने की कोशिश की गई, जिससे ईरान का न्यूक्लियर ईंधन ही भस्म किया जा सके? दूसरी आशंका खाड़ी क्षेत्र से किसी गुप्त अभियान की है। क्या रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन या किसी सीक्रेट ऑपरेशन के जरिए हमला किया गया? फिलहाल इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तीसरी आशंका सीधे अमेरिका की ओर जाती है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने साफ कहा है कि पिछले कुछ घंटों में उन्होंने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया, लेकिन युद्ध की पूरी तैयारी और हमलों से इनकार, ये इस पूरे घटनाक्रम को सबसे ज्यादा रहस्यमय बना रहा है। ईरान इस युद्ध में लगातार जीत और पलड़ा जिस तरह से उसका भारी हो रहा है, उसकी एकमात्र वजह है हॉर्मुज। ईरान किसी भी कीमत पर इस संकरे जलमार्ग को अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहता, क्योंकि इससे कब्जा हटते ही ईरान की सौदेबाजी की ताकत और दबाव बनाने की क्षमता दोनों खत्म हो जाएगी। इसलिए नेटो, अमेरिका और खाड़ी देश मिलकर हॉर्मुज के लिए महीनों की जंग छेड़ने का प्लान बना रहे हैं, ताकि ईरान का वर्चस्व इस चोक पॉइंट से खत्म किया जा सके। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान इतने देशों के सामने टिक पाएगा? क्या ईरानी नावें नेटो की विशाल नेवी का सामना कर पाएंगी, या फिर ईरान ने एक डर्टी प्लान तैयार कर लिया है? एक खुफिया रिपोर्ट जो इशारा कर रही है, अगर वो सच है तो अरब एटमी बारूद के ढेर पर है। मतलब कि वर्तमान नेतृत्व अपने से पहले वाली 2 पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा तार्किक बुद्धि वाला है, जो घोर राष्ट्रवादी है, कठोर वार्ताकार है, अपनी शर्तों को मनवाने पर अडिग है, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए उत्सुक है, और जिसने अपने रहबर अली खामनेई को गंवाने के बाद सिर पर कफन भी बांध रखा है। IRGC नेवी ने कहा है कि हॉर्मुज में अमेरिकी हस्तक्षेप का करारा जवाब दिया जाएगा। हॉर्मुज से होकर गुजरने वाले जहाजरानी मार्गों को तय करने में अमेरिका कोई भी दखल न दे। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी नेवी ने मई के महीने से अब तक 800 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को मदद दी। हॉर्मुज से 38 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल अमेरिकी नेवी की सुरक्षा में गुजरा। और आइए आगे बढ़ते हैं। हॉर्मुज की वर्तमान स्थिति को लेकर एक मैप आपको हम दिखाने जा रहे हैं। बीच में जो 2 लाइन आपको इस वक्त नजर आ रही है, ये युद्ध से पहले हॉर्मुज की स्थिति थी। हॉर्मुज के बीच से इनबाउंड और आउटबाउंड लाइन गुजरती थी, लेकिन युद्ध शुरू होते ही ये बंद हो गई और इसके बाद हॉर्मुज में वर्चस्व की जंग शुरू हो गई।
अमेरिका ने ओमान के तट से सटे हुए इलाके में सिंगल लेन समुद्री रूट की व्यवस्था कर दी। इस रूट पर अमेरिकी नेवी गश्त लगाने लगी। MOU होने के बाद हॉर्मुज़ खुलने का ऐलान हुआ। उसके बाद 6 से 7 जुलाई को ओमान के रूट से 3 तेल टैंकर गुजरे और ईरान ने इन पर हमले कर दिए। ये 3 गोले जो नजर आ रहे हैं, ठीक इसी जगह पर ईरान ने हमले किए। ईरान चाहता है कि उसके तट के करीब से सभी जहाज गुजरें। ईरान ने लद्दाख द्वीप के पास से 2 लेन का रूट तैयार किया है, एक इनबाउंड और दूसरा आउटबाउंड। इसे स्थायी रूट बनाने के लिए ईरान संघर्ष कर रहा है ताकि फीस वसूली जा सके। अंकारा में ट्रंप ने नेटो देशों के साथ फ्री हॉर्मुज़ प्रोजेक्ट पर चर्चा की। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज़ की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक कोलिशन बने, जिसमें अरब के खाड़ी देश भी शामिल हो। एक टास्क फोर्स जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करे। हिब्रू की समाचार और विश्लेषण वेबसाइट GNS की रिपोर्ट है कि परमाणु केंद्रों को नष्ट करने के बाद भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम नहीं रुकेगा। संवर्धित यूरेनियम या परमाणु ऊर्जा केंद्रों के ईंधन का कचरा जब तक ईरान के पास है, वो दुनिया के लिए खतरा है। GNS ने कहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से फिर से शुरू करने का प्लान बना रहा है। अगर उसे अस्तित्व का खतरा महसूस होता है तो डर्टी बम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान का एकमात्र एक्टिव रिएक्टर है। इससे बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम ईंधन के अवशेष के स्पेंट फ्यूल कहा जाता है। इसका प्रयोग डर्टी बम बनाने में हो सकता है। प्लांट में 2100 किलोग्राम स्पेंट फ्यूल होने की रिपोर्ट है। ये स्पेंट फ्यूल HLW हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट यानी उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरा होता है। ये रिएक्टर में इस्तेमाल होने के बाद कई वर्षों तक बहुत गर्म रहता है। इसको ठंडा करने के लिए 5 से 10 साल तक गहरे पानी में स्टोर किया जाता है। ठंडा होने पर कंक्रीट स्टील के बॉक्सेस में स्टोर करके सुरक्षित रख लिया जाता है। अगर ऐसे किसी भी बॉक्स के साथ विस्फोट लगा दिया जाए, यानी विस्फोटक अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए, तो डर्टी बम तुरंत तैयार हो जाएगा।